कुछ लोग सक्सेस मिलने की खुशी में अपने कपड़े उतार देते हैं, तो कुछ वो लोग होते हैं जो कपड़े उतारते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें सक्सेस मिले। और आजकल ऐसे बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया में घूमते हुए नजर आएंगे। इनमें से तो ऐसे भी लोग हैं जिनके हमें नाम तक नहीं पता कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इन चीप तरीकों से वाकई में सक्सेस मिलती है? क्या ये रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेसेस आर बिकमिंग द शॉर्टकट टू सक्सेस? और चौक मत जाना अगर मैं कहूं कि प्रोबेबली द आंसर इज यस, इट डज हेल्प इन गेटिंग रिकग्निशन एंड मनी। उर्फी जावेद ने टीवी करियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल्स के साथ की थी और उन्हें कोई नहीं जानता था। कट टू वो सड़कों पर रिवीलिंग क्लोथिंग के साथ नजर आने लगी और एकदम से उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, नेगेटिविटी मिली, लेकिन उसी के साथ मिला बहुत सारा रिकग्निशन और फ्री की पब्लिसिटी। 2016 से लेकर 2021 तक उर्फी जावेद ने टेलीविजन में बहुत सारे सीरियल्स में छोटे छोटे रोल्स किए थे, जैसे कि बड़े भैया की दुल्हनिया, चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपनाह, ऐ मेरे हमसफर, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कसौटी जिंदगी की। और फिर मिड 2021 में उर्फी जावेद ने किया बिग बॉस OTT। और उसके तुरंत बाद उर्फी सड़कों पर इस तरीके के अतरंगी फैशन में नजर आने लगी और ओवरनाइट वायरल सेंसेशन बन गई। एक दिन कपड़े ही नहीं पहनूंगी, बात ही खत्म हो गई। जिस उर्फी जावेद को टेलीविजन में भी लोग नहीं जानते थे, अब उसे हर कोई जानने लगा। I think you know who this person is. Is it Urfi? Yeah. और उर्फी को एक के बाद एक शोज के ऑफर मिलने लगे, जैसे कि MTV स्प्लिट्सविला, म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स एंड OTT शोज। एंड टुडे उर्फी जावेद्स नेट वैल्यू इज ओवर 173 करोड़, व्हिच इज फार मोर देन मेनी ऑफ हर बिग बॉस को कंटेस्टेंट्स जो उनसे कई सालों पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कईयों के तो रिश्तेदार भी इंडस्ट्री में हैं। लेकिन उर्फी जावेद अर्न्स मच मोर देन देम टुडे। और ये सब हुआ कैसे? वेल, सड़कों पर ऑलमोस्ट घूमकर लोगों का अटेंशन पाके। और यही रीजन है कि आज मार्केट में उर्फी जावेद 2.0 वर्जन घूम रहा है और बहुत सारे लोग जो इन्हें देखकर, इनके एम्बैरेसिंग फैशन स्टेटमेंट को देखकर इन्हें स्टूपिड समझते हैं, इन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये येड़ा बनकर पेड़ा खाने की फिराक में है। Everyone has this preconceived notion about me that I'm just some dumb idiot who has no idea what she's doing. But honestly, that works in my favor. क्योंकि जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि कोई इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि अपनी एम्बैरेसिंग सी फोटोज खिंचवा कर 4 दिन की पब्लिसिटी लेना चाहे। These people are really very smart. They know, they see the larger picture. उन्हें पता है कि अगर वो अपनी टैलेंट की दुकान लेकर हर एक प्रोडक्शन हाउस भी दर दर भटके तो शायद ही उन्हें कोई रोल दे। लेकिन इस तरीके से जब वो अतरंगी फैशन के साथ सड़कों पर ऑलमोस्ट नेकेड नजर आते हैं, then they grab the eyeballs. और यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता है ना? कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। किसको फेम नहीं चाहिए, किसको अटेंशन नहीं चाहिए। तो आज इन ऑलमोस्ट नंगे लोगों के नंगापे के पीछे की क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को करेंगे पूरा नंगा, यानी कि करेंगे एक्सपोज द नेकेड ट्रूथ और बताएंगे इसकी हिस्ट्री, यानी कैसे ये 1970s में स्टार्ट हुआ था और आज जब अपने 2.0 वर्जन में ये पहुंच चुका है, कैसे ये सारा ट्रांजिशन हुआ। और डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरीके की स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, क्या इन्हें एनकरेज करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर नहीं तो कैसे इन्हें रोका जाए। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। अगर आज के समय में लिटरली इस कोड को कोई अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है तो वो है ये नंगापे की दुकान। तो पहले तो हम इनके उल जुलूल फैशन को इग्नोर करते हैं, फिर इन पर हंसते हैं, इन्हें ट्रोल करते हैं, बट आखिर में इनको वो मिल ही जाता है जो इन्हें चाहिए, और वो है बिना टैलेंट के पब्लिसिटी। कैसे बताते हैं? तो मेरे साथ तो ऐसा है कि आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, लेकिन आप बोलो लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। अभी कुछ टाइम पहले ही अदनगी सी मोहतरमा मेरे न्यूज़ फीड में आने लगी। जब मैंने देखा तो गौर से कि मैं तो इन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि अगर पैप्स इनकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो ज़रूर ये कोई सेलिब्रिटी होंगी। पर कौन सी सेलिब्रिटी? इनका तो कोई नाम भी नहीं जानता। तो मैंने एक गलती कर दी। मैंने इन मोहतरमा के बारे में सर्च करने की कोशिश की और तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार यही तो ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम इनके बारे में जानें, इन्हें फेमस बनाएं और इन्हें नॉन सेलिब्रिटी से वाकई में सेलिब्रिटी बना दे। तो बेसिकली ये शॉक फैक्टर पर खेलते हैं, क्योंकि हमारे न्यूज़ फीड में न जाने हर रोज़ कितने ही वीडियोस और लोग सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों को हम याद नहीं रखते हैं जो शायद अच्छे कंटेंट भी दे। लेकिन जब ऐसा कोई हमारे सामने आता है तो एकदम से दिमाग में एक शॉक का एक्सपीरियंस होता है कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है। और बस यही जो चीज़ है ना, ये हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है और हम बाकी सारी अच्छी चीज़ें याद रखें या न रखें, इसे हम नहीं भूल पाते हैं। और ये चीज़ ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एंड दे आर कैशिंग ऑन दिस।
और भले ही देखने में ये लोग बहुत ही बेवकूफ़ नजर आते हैं, उनके चॉइस ऑफ क्लोथिंग की वजह से वो अपने आप को एम्बैरस करते हुए नजर आते हो, बट एक्चुअली दे आर वेरी क्लेवर एंड दे आर यूजिंग अ वेरी क्लेवर एंड थॉटफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी टू गेट व्हाट दे एक्चुअली वांट, एंड दैट इज पब्लिसिटी एट एनी कॉस्ट। या तो 4 लोग तारीफ ही करेंगे, या तो वो जो बुराई करते हैं वो बुराई ही करेंगे। सो आई हैड नथिंग टू लूज। और ये फॉर्मूला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो पहली बार कब ये शुरू हुआ था और फिर ये आज के 2.0 वर्जन में कैसे पहुंचा, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो पॉपकॉर्न लेकर आ जाइए। बॉलीवुड में अगर सबसे पहले किसी ने ऑन स्क्रीन बोल्डनेस दिखाकर थिएटर्स की सीट भरने की कोशिश की थी तो वो थे हमारे द शोमैन राज कपूर ने। जब बाकी के फिल्म मेकर्स अपनी हीरोइंस को टिमिड और शाई रूप में प्रेजेंट करते थे ऑन स्क्रीन, वहीं पर राज कपूर अपनी हीरोइंस को बहुत ही बोल्ड और सेंशुअस अवतार में ऑन स्क्रीन लेकर आते थे, और इसका उन्हें फायदा भी हुआ। उनकी सारी फिल्में इंस्टेंट हिट हो गई। अब ऐसा नहीं है कि उस समय के फिल्म मेकर्स को ये वाला फंडा पता नहीं था, सबको पता था, लेकिन हुआ ये था कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमारे सेंसरशिप जो है काफी स्ट्रिक्ट हो गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले की जितनी भी फिल्में थी उनमें भर भर कर बोल्ड सीन्स हुआ करते थे, जिस वजह से इंडिपेंडेंस के बाद जब सेंसरशिप लॉज आए तो बहुत स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो किया गया। लेकिन फिर 1970s के आते आते हमारा सेंसर बोर्ड थोड़ा लीनियंट हो गया था और इस चीज का राज कपूर ने भरपूर फायदा उठाया। हमारे मूवीज में कैसे बोल्ड सीन स्टार्ट हुए, फर्स्ट किसिंग सीन कैसे आया, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन बात 70s की हो, 80s की हो या 90s की हो, हमारे फिल्मों की जो मेन लीड, जो मेन हीरोइंस होती थी, उन्हें हमेशा से बहुत ही पवित्र और संस्कारी दिखाया जाता था। तो थोड़ा बहुत एक्सपोज या स्किन शो तो ठीक है, लेकिन जहां पर भी ज्यादा एक्सपोज करने की बात आती है जिससे ऑडियंस को थिएटर में लाया जाए, तो उसके लिए फिल्म मेकर्स ने एक तोड़ निकाल दिया, और वो था आइटम गर्ल्स का। तो जहां पर हीरोइंस को तो कमसिन और शर्मीली दिखाया जाता था, थोड़ा बहुत ही एक्सपोज कराया जाता था, वहीं पर इन आइटम गर्ल्स को फिल्मों में सिर्फ इसीलिए रखा जाता था ताकि वो अपने सेंशियस डांस स्टेप से और अपने ओवर एक्सपोज करके थिएटर्स की सीट्स भर सके। फिर चाहे वो हेलन हो या बिंदु, मलाइका अरोरा हो या कश्मीरा शाह, या फिर शिफाली जरीवाला हो या फिर राखी सावंत, ये वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें फिल्मों में मेकर्स ने हमेशा उनके एक्टिंग स्किल्स के लिए नहीं बल्कि उनके डांस स्टेप्स और सेंशियल बॉडी मूव्स के लिए रखा। देन बाय द ईयर 2000 हमारे फिल्मों में कुछ ऐसी मेन लीड्स भी आने लगी जो इन आइटम गर्ल्स से ज्यादा बोल्ड सीन्स ऑन स्क्रीन करने लगी। अब इन आइटम गर्ल्स की जो पोजीशन थी वो खतरे में थी। साथ ही साथ अब तक जो एक टैबू था आइटम गर्ल्स के अराउंड की फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स सिर्फ आइटम गर्ल्स ही कर सकती, हीरोइंस नहीं करती हैं, वो भी खत्म हो चुका था। अब मेन लीड की कई हीरोइंस आइटम सॉन्ग्स भी करने लगी थी। तो यानी कि आइटम गर्ल्स का धंधा ठप पड़ चुका था और वो एक बार फिर से स्क्रीन से ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे, बारिंग अ फ्यू जिनके ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे और वो आज तक आइटम सॉन्ग्स के लिए ही जानी जाती हैं फिल्मों में। बट इनके अलावा ज़्यादातर आइटम गर्ल्स का धंधा अब बंद हो चुका था और यहीं से शुरू होता है ये येड़ा बन के पेड़ा खाने वाला फंडा, यानी कि न्यूज़ में बने रहने के लिए कुछ भी करेगा, मतलब कुछ भी। और अगर कोई इस ट्रेंड का वेटरन है तो वो है द ओजी ड्रामा क्वीन राखी सावंत। जोकर बन के पैसे कमाती हूँ मैं राखी सावंत आई हूँ लीला को गीला करने। मैं खुद जाके खुद गालियाँ देना चाहूँगी सबको, क्योंकि मज़ा आता है, लोग यही सुनना चाहते हैं। जब फिल्मों में काम मिलना उन्हें बंद हो गया तो राखी ने वो सब कुछ किया, ऑलमोस्ट सब कुछ, जिसके लिए वो न्यूज़ में हमेशा बनी रही। मैंने हर वक्त कदम उठाया है तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। कभी किसकी कंट्रोवर्सी की तो कभी खुद का स्वयंवर रचाया। राखी सावंत हमेशा से अपने अतरंगी तरीकों से न्यूज में बनी रहती हैं और लोगों का काफी एंटरटेनमेंट भी करती हैं। फुंतरू, हांची फुंची, स्पाइडरमैन, हुर्रे! एंड एज अ रिजल्ट उन्हें बीच बीच में या तो किसी चैट शो का इनवाइट आ जाता या फिर किसी रियलिटी शो का ऑफर मिल जाता और राखी सावंत की रुकी हुई गाड़ी एक बार दोबारा से चल पड़ती। और फिर अगर दोबारा रुक जाती और अपने अकेले से काम नहीं बनता तो एक और नमूना उसमें ऐड कर देती। तो राखी को जरूरत थी क्योंकि उसका करियर का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। ओके। उन्होंने मुझे बुलाया, जो उन्हीं की तरह अतरंगी है। तो मेरा शादी का ड्रेस 10 करोड़ में तो बनना ही चाहिए। देखो ये जो हमारी शादी होगी ये नंगी पुंगी शादी होगी। और जब इससे भी बोर हो गई तो सोचा कि पहली वाली जो स्वयंवर की शादी थी उसे तो एंगेजमेंट में बदल के तोड़ दिया, तो इस बार सच्ची में शादी कर लेती हूँ। राखी ने मुझे चुना, मैं कहीं से भी इनके लायक नहीं हूँ। मैं ऐसा मत बोलो जानो, किस कर लूंगी सबके सामने ऐसा बोलोगे। पहले शादी करती हैं, फिर लड़ाई होती है, अलग हो जाती हैं। आई एम वेरी सैड कि रितेश मुझे छोड़ के चले गए हैं बिकॉज उनके बहुत सारे लीगल इशू हो गए हैं, उनकी वाइफ और किड्स हैं उनके। फिर दूसरी शादी करती हैं।
उससे भी लड़ाई होती है, पुलिस केस होता है, उससे भी डिवोर्स हो जाता है। और सुन, तेरी ईरानी गल भी आ रही है, फिर क्या करेगा? राखी सावंत को झूठा ठहराता है, अनाथ हूँ, माँ बाप नहीं है इसलिए। फिर दूसरे डिवोर्स के बाद अपने पहले पति से पैचअप का ड्रामा। कभी भगवान के नाम पे रंग बदले। पप्पा को 56 भोग तो खिलाती हूँ, लेकिन जब तक मैं मोदक ना दे दूं, तब तक उनके हाथों से और पेट से, कहते हैं ना, आशीर्वाद नहीं निकलता। मुझे प्रभु यीशु चाहिए, मुझे यहोवा परमेश्वर चाहिए, मुझे गॉड चाहिए। तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं, तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था। तो कभी अपनी बीमारी के नाम पर फुटेज लिया, तो कभी अपनी माँ की बीमारी और कभी अपनी माँ की मौत पर भी राखी ने हमेशा से अपने जीवन को लोगों के सामने एज इट इज़ विदाउट फिल्टर रखा, और जिस वजह से उन्हें बहुत सारा मीडिया अटेंशन और फ्री की पब्लिसिटी हमेशा मिलती रही। शाम के 7 या 8 बजे तक राखी उसकी माँ की बॉडी देखने नहीं जा रही है बिकॉज मीडिया नहीं आ रही है। राखी सावंत जाती है, उसके बाद पूरा मीडिया ट्रेल करती है, रोना धोना वो ये सब कुछ सब। और इसके बाद राखी की तरह कुछ और प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए और उन्होंने सोचा कि हमारे पास राखी जितना टैलेंट तो है नहीं, तो हमें कुछ और नया इनोवेटिव करना पड़ेगा। और यहीं से आए येड़ा बन के पेड़ा खाने के ट्रिक में बोल्डनेस का तड़का। एक मेरी उर्फी फ्रेंड है जो पूरा एकदम उलाला दिखा देती है। अब वो उलाला दिखाती है और मेरा बोलना ही काफी है। विद टाइम उर्फी ने दिखा दिया कि वो ऑलमोस्ट हर चीज को कपड़े की जगह पहन सकती है, बस कपड़े नहीं पहन सकती। किसी ने अतरंगी कपड़े दिखाए, तो किसी ने कपड़ों से कुछ ज्यादा दिखाया, तो किसी ने अपने कनेक्शंस के साथ चिपक चिपक कर पोस्ट दे देकर खुद को फेमस बनाया। लेकिन फॉर व्हाट? सिर्फ थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए? ना, इट्स मोर देन दैट। तो अब एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज अपने बिजार फैशन स्टेटमेंट से, लाउड बिहेवियर से और शॉक वैल्यू से लाइमलाइट में रहकर अपना मार्केट वैल्यू और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ा रहे हैं। So you're laughing at me, but I made money off it. I won. You're making memes, but I'm making money. Who's the success story here? तो सबसे पहले बात करेंगे तो ओजी क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज राखी सावंत की ही कि आखिरकार इससे राखी सावंत को क्या क्या फायदे हुए। तो 1997 में राखी सावंत ने अपने करियर की शुरुआत की और आज 2025 में भी राखी सावंत इज स्टिल रेलिवेंट। और ये सब हुआ क्योंकि राखी सावंत हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज कॉन्स्टेंटली। आज राखी सावंत के इंस्टाग्राम में 14.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड शी इज एक्टिवली प्रमोटिंग मेनी ब्रांड्स ऑन सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें कई सारे प्रोमिनेंट ब्रांड्स भी हैं। नायका का प्रेप कवर सेट रूटीन है। राखी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड इन द यूएई। 2023 में राखी गॉट अ फिल्म फ्रॉम Amazon प्राइम वीडियो नेम मस्त में रहने का, और फिर 2024 में उन्हें Amazon प्राइम वीडियो से ही एक रियलिटी शो का ऑफर आता है, द ट्राइब। एंड एट प्रेजेंट राखी सावंत नेट वर्थ इज 41 करोड़। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज पूनम पांडे, जिनकी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट एंडलेस है। 2011 में अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो मैं स्ट्रिप करूंगी, ऐसा कहकर पूनम पांडे ने सुर्खियां बटोरी। मैंने देखा क्रिकेट चल रहा है, वाह बेटा, पूरी इंडिया क्रिकेट देखती है, वाह बेटा। पूनम, आपको क्रिकेट का नॉलेज है? बिल्कुल नहीं। क्रिकेटर्स का नाम पता है? बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे कुछ करना है। So I was like, let's make the statement. फिर 2011 में ही सचिन के साथ अपने एक मॉर्फ्ड इमेज के लिए वापस सुर्खियों में आई। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल में जीत हुई तो पूनम पांडे ने एक बार दोबारा से अपने 2011 का वादा जो अधूरा रह गया था, इस बार उसे पूरा कर दिया और एक बार दोबारा से न्यूज में रही। अपने बाथरूम के वीडियोस बनाना, 2013 की अपनी डेब्यू फिल्म नशा के लिए एक बार फिर से अपनी वल्गैरिटी और इरोटिक कंटेंट की वजह से हेडलाइंस में रहना। 2017 अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करना, द पांडे ऐप, जिसे जितनी जल्दी लॉन्च किया गया उतनी ही जल्दी बैन कर दिया गया। 2020 राज कुंद्रा के साथ लीगल बैटल। मेरे ना करने के बाद मेरा फोन नंबर इंटरनेट पे लीक कर दिया गया। 2020 में ही लॉकडाउन के रूल्स को वायलेट करने के इल्जाम में अरेस्ट होना। 2024 में कैंसर अवेयरनेस के नाम पर अपनी मौत का पब्लिसिटी स्टंट करना। और इन सब चीजों की वजह से पूनम पांडे ओवर द इयर्स हमेशा रेलिवेंट रही हैं। आज पूनम पांडे के इंस्टाग्राम में 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो कई सारे ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं जो उनके ही जॉनर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लॉन्जरी, बॉडी एनहांसमेंट क्रीम्स एंड लाइफस्टाइल। पूनम पांडे की एस्टिमेटेड नेटवर्थ है 85 करोड़। She reportedly owns a house in Bandra and drives luxury cars like Mercedes E-Class and BMW 5 Series. याद है अर्शी खान? उनकी भी बात कर लेते हैं।
अर्शी खान की कंट्रोवर्सीज में जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्रोवर्सी रही है वो थी 2015 में, जब अर्शी खान ने क्लेम किया था कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ एक रिलेशनशिप में है एंड दैट शी इज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। सबके अर्शी खान शी इज प्रेग्नेंट फॉर 3 months फॉर शाहिद अफरीदी बेबी। इफ आई एम, मेरी माँ तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। और रहा सवाल एक्सेप्ट करने का, तो वो मुझे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और उसके बाद अर्शी खुद कहती हैं कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था। अर्शी खान की सेकंड कंट्रोवर्सी थी जब उन्होंने अपनी बॉडी को पाकिस्तान के फ्लैग के कलर में पेंट कराया, जिससे मिला उन्हें बहुत सारा पब्लिक आउटरीच और लीगल ट्रबल का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं कि इन कंट्रोवर्सी से अर्शी को क्या प्रॉफिट हुआ। 2015-16 में अर्शी ने ये सारी कंट्रोवर्सीज की और उसके बाद इनको 2017 में एज अ रिवॉर्ड बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट जाने का मौका मिला और बिग बॉस के घर जाकर अर्शी घर घर एक कॉमन नाम बन चुकी थी। बिग बॉस के घर में रहते हुए भी अर्शी खान ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की, लड़ाई झगड़े किए, जिसकी वजह से बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद भी अर्शी को कई सारे शोज के ऑफर मिले, जैसे कि एंटरटेनमेंट की रात, बॉक्स क्रिकेट लीग। अर्शी को कई सारे भोजपुरी और तमिल फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स के ऑफर्स मिले। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अर्शी को अपने प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बनाया। आज अर्शी के इंस्टाग्राम में 6.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड एज ऑफ 2024 अर्शी की नेट वर्थ 4 to 5 करोड़ है। मैं इतना नहीं खोलती कि आप लोग बुरा बोले। और इस लिस्ट में से बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि शर्लिन चोपड़ा, सोफिया हैत, जो अभी कुछ टाइम पहले मॉडलिंग से नन बन चुकी थी। उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया था और अपना नाम कर लिया था गाया मदर सोफी अल्लाह माँ। 2016 में सोफिया हैत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का क्लेम करती हैं और 2017 में उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद 2018 में उनका तलाक भी हो जाता है। और इस बीच उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इंस्टाग्राम में न जाने अतरंगी कितने सारे पोस्ट किए। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पिरिचुअलिटी और के नाम पर ये लोग एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं। I will make a confession. Yeah. Jeff Bezos was my ex. What? They act foolish, but they are definitely not. तो लिस्ट बहुत लंबी है, सारे नाम नहीं ले सकते, बस भावनाओं को समझिए। और अगर आपका कोई फेवरेट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी इस लिस्ट से छूट गया हो तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना। अब बात बॉलीवुड की करें तो वहां पर भी ऐसे कई सारे मेल और फीमेल एक्टर्स हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन के थ्रू अपने आप को एक बार फिर से अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए न्यूज में आने की कोशिश की। और यहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, इस लिस्ट में कई मेल एक्टर्स भी हैं। सक्सेस के लिए ना आइदर यू हैव टू बी सुप्रीमली टैलेंटेड और शॉकिंगली स्टूपिड, बिकॉज एनीथिंग इन बिटवीन पीपल टेंड टू इग्नोर। और ये बात ये सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए टाइम एंड अगेन न्यूज में बने रहने के लिए या फिर अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए दे डोंट माइंड ड्रॉपिंग अ फ्यू किलोज और समटाइम्स अ फ्यू आइटम्स फ्रॉम देयर क्लोथिंग। अगर शॉर्ट ड्रेसेस में ही हर कोई शॉर्टकट टू सक्सेस ढूंढने लगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आम लोग भी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, रिमेंबर दैट बिकिनी गर्ल इन दिल्ली मेट्रो, रिदम चन्ना, ये न्यूज़ में एकदम से वायरल सेंसेशन बन जाती है जब ये मेट्रो में बिकिनी में घूमती हुई नजर आती हैं। एंड गेस व्हाट, इस पूरे एपिसोड के बाद रिदम चन्ना के इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स जो महज 150 हुआ करते थे एकदम से 40,000 फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं। यानी कि वो एकदम से वायरल सेंसेशन बनती है और उसके बाद वो एक कंटेंट क्रिएटर बन जाती हैं। अब ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो ये सारे कपड़े पहनकर कार में बैठते हैं, कार से उतरते हैं, पैप्स के सामने पोज देते हैं और दोबारा उसी कार से वापस चले जाते हैं। और रियल लाइफ में ये नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए नजर आते हैं। और हमारे देश की सैड रियलिटी तो ये है कि यहाँ पर नॉर्मल कपड़े पहने लड़कियां भी सेफ नहीं हैं। वहाँ पर इन सेलिब्रिटी से इंस्पायर होकर जब कोई इस तरीके के कपड़े पहनता है देन द सेफ्टी इज रियली अ कंसर्न। नाउ इन एन आइडल वर्ल्ड ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी पहन सकता है, लेकिन वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। यंगस्टर्स होते हैं जिनका माइंड काफ़ी वल्नरेबल होता है, तो ऐसी चीज़ें उन पर काफ़ी इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एंड ऑनेस्टली अगर टैलेंट के नाम पर किसी को कपड़े उतारने पड़े देन दैट पर्सन सीरियसली लैक्स टैलेंट, फिर चाहे वो कास्टिक काउच के सामने हो या फिर पैप्स के सामने। अब माना कि दिस इज द मोस्ट शॉर्टकट वे टू बिकम अ वायरल सेंसेशन, बट वायरलिटी विदाउट टैलेंट इज ऑफ नो यूज। और जब ऐसे लोगों को मीडिया प्रमोट करती है ना, तो वो सारे टैलेंटेड लोग जिन्होंने ये शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं लिया होता है, उनका स्ट्रगल का पीरियड और लंबा खिंच जाता है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट ना करें। लेकिन कैसे? जब भी हम किसी मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में जाते हैं तो अपने पैसे खर्च करने से पहले हम उस मूवी का रिव्यू देखते हैं, उसकी रेटिंग्स देखते हैं और फिर जाके डिसाइड करते हैं कि इस मूवी को देखना है या नहीं। लेकिन इंटरनेट में चूंकि हम किसी चीज़ को डायरेक्टली पैसा देकर नहीं ले रहे हैं, तो ये फ्री का जो कंटेंट होता है ना, उसे हम माइंडलेसली कंज्यूम करते रहते हैं। लेकिन आपके इस फ्री के कंटेंट और फ्री के व्यूज़ की वजह से कोई टैलेंटलेस बंदा पब्लिसिटी ले रहा है और मालामाल बन रहा है।
थिंक अबाउट इट। तो नेक्स्ट टाइम सोच समझ कर क्लिक करना। लेकिन हमारे लाइक बटन को क्लिक करने के लिए बस इतना सोचना पड़ेगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस लाइक बटन को जरूर क्लिक करना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी या टॉपिक के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।